हेलो बच्चों, क्लास 10th में रसायन विज्ञान में लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले चैप्टर का रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया का रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इसके पहले लेक्चर नंबर 1 में इसके पहले के जितने भी सारे चीजें थे, रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है और उसके उत्पाद क्या होते हैं, अभिक्रिया क्या होती है, समीकरण क्या होते हैं, सारी चीजें फर्स्ट लेक्चर में बता दिया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, जैसे उनके अभिक्रिया कैसे कैसे हो रही है उसी के आधार पर देखते हुए उनको कई भागों में बांटा गया है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे जैसे अपघटन अभिक्रिया हो गया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गया, वियोजन अभिक्रिया हो गया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया, बहुत सारी अभिक्रियाएं आप लोगों को प्राप्त होती हैं। तो उसमें से पहला अभिक्रिया हम लोग का है संयोजन अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से देखिएगा, संयोजन संयोजन यानी कॉम्बिनेशन, इंग्लिश भाई कॉम्बिनेशन। आप लोग कहते हो कंबाइन कर दो, किसी चीज को कंबाइन कर दो यानी दो चीजों को आपस में मिला दो, दो या दो से अधिक चीजों को आपस में मिलाने को कंबाइन करते हैं, वही सारा है कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन मतलब होता है दो या दो से अधिक लोगों को आपस में मिला दिया जाए। अब रिएक्शन में तत्वों को मिला देंगे या यौगिकों को या पदार्थों को, यानी जो भी हो। तो इसमें संयोजन में क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला करके एकल उत्पाद का जब निर्माण करते हैं वो हम लोग का होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका डेफिनेशन देख लेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक भी रह सकते हैं, से अधिक पदार्थ आपस में संयुक्त होकर एकल उत्पाद का जब निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिस एग्जांपल में मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड है और जल है, इन दोनों को आपस में जब अभिक्रिया कराते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जो आप लोग चूना खरीद कर दुकान पर से लाते हैं, जो उसमें पानी डाल करके पेंटिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, वही जो होता है चूना उसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। और जब उसमें जल को डाल दिया जाता है तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और आप लोग देखेंगे वह उष्मा भी देता है। तो समीकरण प्राप्त हुआ, संयोजन अभिक्रिया का दो लोग मिले एक उत्पाद बना दिए, जिससे कार्बन और ऑक्सीजन मिले कार्बन डाइऑक्साइड बना दिए। तो यह जो अभिक्रिया होती है संयोजन अभिक्रिया कहते हैं इसे। आप लोग इसको समीकरण को आप लोग जल्दी से इसे लिखिएगा। अब हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन है उष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। छेपी मतलब बाहर करना, छेपी मतलब बाहर करना, उष्माक्षेपी मतलब बाहर करना, उष्माक्षेपी मतलब बाहर करना। यदि कोई अभिक्रिया जिसमें उष्मा क्या होती है, बाहर करती हो, तो उससे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रिया के दौरान दिया हुआ इसमें, जिन अभिक्रिया के दौरान उष्मा उत्पन्न होती है, उष्मा उत्पन्न होगी तो बाहर ही होगी, तो उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेथेन को लिखते रहिएगा, आप भी लोग समझा दे रहे हैं। जैसे मेथेन को ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होती है। जब मेथेन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होती है और साथ साथ में उष्मा भी प्राप्त होती है। तो दिया हुआ है कि जिन अभिक्रियाओं के दौरान उष्मा उत्पन्न होती है उसे हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और उष्मा प्राप्त होती है। आपको रिएक्शन रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा है उष्माशोषी नहीं कहते अवशोषी, यानी अवशोषी, शोषी मतलब सोखना, एंड जिसमें उष्मा क्या होती है, सोखती है, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये हम लोग का है, चाहे तो इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे अब देखिए, जिन अभिक्रियाओं के दौरान कोई अभिक्रिया हो रही है उसके दौरान
ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा अवशोषण करता है, खुद ऊष्मा अवशोषित करके तब जाकर के रिएक्शन कराई जाती है। अब देखिए, जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है उससे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फेरस सल्फेट, इसको आयरन सल्फेट जो हम लोग का है, इसको जब ऊष्मा देते हैं तब जाकर अभिक्रिया करता है, यदि ऊष्मा नहीं देंगे तो अभिक्रिया नहीं करेगा। तो बनता आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होती है। अगला हम लोग का है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा देते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। नेक्स्ट हम लोग का है लेड नाइट्रेट को जब ऊष्मा देते हैं तब जाकर के लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। एक चीज रिएक्शन के बीच यहाँ पर एक चीज लिखा जाता है एस, स्मॉल एस कोष्टक में दिया रहता है, इसके मतलब होता है सॉलिड। एल दिया रहता है, इसके मतलब होता है लिक्विड। और एक क्यू दिया रहता है, इसके मतलब होता है एक्वस, सॉलिड, लिक्विड, एक्वस। और जी दिया रहता है तो लिखा होता है इसका मतलब गैस। एस से सॉलिड, एल से लिक्विड, एक क्यू से एक्वस और ये जी रहता तो गैस। उसको लिखो या ना लिखो बात बराबर होती है। इतना समझ गए। नेक्स्ट हम लोग का चौथा क्वेश्चन, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया दो नाम से आ जाता है, वियोजन के भी नाम से आता है और अपघटन के नाम से भी आता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वियोजन मतलब होता है टूटना यानी विघटित होना, और अपघटन का मतलब होता है टूटना भी विघटन यानी विघटित होना। तो कह सकते हैं इसका डेफिनेशन कि दो, जब कोई मान लीजिए कंपाउंड होगा उसको हीट करेंगे तो वह दो या दो से अधिक भागों में टूट जाएगा, उसे ही अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं कि जब एक ही अभिकारक टूट कर छोटे छोटे सरल उत्पाद प्रदान करता है, टूट करके छोटे छोटे सरल उत्पाद जब प्रदान करता है तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग पिछले वाले में तीसरे में देखते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जितने भी थे सब के सब क्या थे, हम लोग का वियोजन अभिक्रिया के ही उदाहरण थे। तो पीछे से भी देख सकते यही था, और एक हम लोग का न्यू यहाँ पर भी पीछे वाले में भी था। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में लेकर जाएंगे तो ये सिल्वर और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। नेक्स्ट है पांचवा है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन मतलब होता है विस्थापित कर देना। जैसे मान लीजिए क्लास में, यदि आपके क्लास में कोई न्यू स्टूडेंट आते हैं सब, तो जो वहाँ के सबसे ब्रांड यानी ब्रांड नहीं कर सकते, झगड़ा कर सकते हो, जो झगड़े जो होती है सब क्या करते हैं, सब जो न्यू आई होती है सब बेचारा आगे बैठ जाते हैं सब, तो उसका बैग उठा करके पीछे फेंक देती है सब और उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेती है सब। तो यह क्या हुआ, विस्थापन का ही एक उदाहरण हुआ। या कह सकते हैं कि बहुत मोटी मोटी कोई लड़की लड़का होते हैं सब, बाहुबली जैसे होते हैं सब, अपने आप कुछ भी होते हैं सब, तो वह कमजोर बच्चों को क्या कर देते हैं, हटा करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। तो वही विस्थापन के श्रेणी में आते हैं और विस्थापन अभिक्रिया करते हैं सब। यानी कह सकते हैं जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसके जलीय विलयन में से विस्थापित कर देता है। जैसे मान लीजिए लोहा है, कापर सल्फेट का जलीय विलयन बना हुआ है, तो कापर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को विस्थापित कर देता है। जैसे लोहा कापर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा और उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है। तो जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसके जलीय विलयन में से विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब क्यों कर देता है उसको बता दे रहे हैं अभी। इसको अलग से भी डिफिनेशन ले सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लोग सुने होंगे कि अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील, यानी विद्युत रासायनिक सब श्रेणी जब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे चैप्टर में मिलेंगे सब, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको वही बताया जाएगा कौन कैसे सबसे अधिक क्रियाशील होगा, कौन कम क्रियाशील होगा। तो उसकी क्रियाशीलता के आधार पर उसको सारणी बनाई होती है, उसको हम लोग याद कर लेते हैं, उसके अनुसार इसका क्वेश्चन को कर लेते हैं। बहुत अच्छा भी होता है, कैसे कैसे जानेंगे कि कौन अधिक क्रियाशील कौन कम क्रियाशील है।
अब देखिए यह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एकल विस्थापन और एक होता है द्विविस्थापन। एक मोटी लड़की, तो पहला देखते हैं एकल विस्थापन में। तो मान लीजिए क्लास में एक मोटी कोई लड़की हो चाहे लड़का हो, तो और एक बेचारा कमजोर बेचारा दुबला पतला आदमी हो लड़का हो, तो उसको हटाकर उसको उसका स्थान एक लोग कोई करेगा तो उसको हमको लोग कहेंगे एकल विस्थापन। लेकिन तो वही मोटा दो दो मोटे मोटे आ गए सब लड़की चाहे लड़का, तो लोग को विस्थापित कर देंगे सब, वहां पर जाएगा द्विव विस्थापन। चलिए एकल विस्थापन को देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व का विस्थापन होता है उसे एकल विस्थापन कहते हैं। जैसे जो लोग का कापर सल्फेट में का जलीय विलयन में जब लोहे का छड़ डालते हैं तो लोहा क्या करेगा, कापर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता इसके अपेक्षा अधिक होती है। रीजन यह होता है कि यह विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होता है और बेचारा नीचे होता है, समय बेचारा भिकमंगा होता है, ऐसे बोल देंगे नहीं, लेकिन तो इसको विस्थापित कर देगा, उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, तो यह Fe4 और कापर प्राप्त होती है। नेक्स्ट उसी तरह से हम लोग का लेड जो है Pb जो प्लम्बम है, कापर किप्रस क्लोराइड के साथ जब अभिक्रिया करता है तो लेड क्लोराइड और कापर प्रदान करता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द्विव विस्थापन अभिक्रिया। हाँ जी बच्चों, अब हम लोग देखेंगे द्विव विस्थापन अभिक्रिया। द्विव विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके पहले हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया देख चुके थे। अब हम लोग देखेंगे द्विव विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट दो लोगों का जब विस्थापन होगा तो उसे हम लोग द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे डिफिनेशन में देखेंगे, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का, अभिकारकों के बीच या एक आयन यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर ए पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव है, डबल डबल लाएंगे सब, यहाँ पे 2 माइनस आता है और यहाँ पे 2 पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ पर सोडियम और सल्फेट एक आयन हो गया, बेरियम और क्लोरीन एक एक आयन यह हो गए। तो इसमें का नेगेटिव सल्फेट का होता है और इसमें का सोडियम पॉजिटिव होता है, बेरियम पॉजिटिव और यहाँ पे क्लोरीन नेगेटिव आयन होता है। इसको हम लोग दर्शाते नहीं है, समझाने के समझाते यहाँ पे। तो वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम और बेरियम देखिएगा, तो सोडियम और सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का, तो सोडियम यहां से उठ करके यहां पर चलाएगा तो हो जाएगा NaCl, और बेरियम यहां से उठ करके यहां पर चला जाएगा तो हो जाएगा बेरियम सल्फेट। यानी आयनों का आदान प्रदान हुआ, इन दो लोगों का आदान प्रदान हुआ जिससे यहाँ पर द्विव विस्थापन अभिक्रिया हुआ। तो इसी कारण इसे हम लोग द्विव विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसमें लिखना होगा, यदि चाहे तो लिख सकते थे कि जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे उपचयन एवं अपचयन। उपचयन का एक नाम और है ऑक्सीकरण। इसे उपचयन को हम लोग ऑक्सीकरण नाम से भी जान सकते हैं। और अपचयन, तो उपचयन किसे कहेंगे और अपचयन किसे कहेंगे, अलग अलग हम देखेंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो उपचयन ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, किसी पदार्थ के ऑक्सीजन का जिसमें क्या होता हो, योग होता हो। ऑक्सीकरण में क्या देखते हैं, उपचयन हम लोग क्या देखेंगे, ऑक्सीजन का योग होता है तथा हाइड्रोजन बाहर होता है, पृथक होता है, उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कापर है और ऑक्सीजन है, जब कापर को ऑक्सीजन के साथ संयुक्त अभिक्रिया कराएंगे उष्मा दे करके, यानी कापर चूड़ को जब हम लोग हीट करते हैं तो यह बनता था कापर ऑक्साइड बन के काला चूड़ बन जाता है। तो यह कापर को जब गर्म करेंगे तो ब्लैक हो जाता है। आप लोगों के एनसीईआरटी में दर्शाया गया होगा प्रैक्टिकली के माध्यम से। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन का संयोग होता हो, ऑक्सीजन का योग होता हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे। हाइड्रोजन नहीं है तो कोई बात ही नहीं, हाइड्रोजन नहीं कहेंगे। एक और डिफिनेशन हम लोग चाहे तो बना सकते हैं कि वे अभिक्रिया जिसमें
ऑक्सीकरण की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन जो होती है उसमें ऑक्सीकरण संख्या की वृद्धि होती है, उसे हम लोग ऑक्सीकरण कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, यहाँ पर देखा जाए तो ऑक्सीकरण 0 हो सकता है, 0 होगा ही। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का -2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, +2 हो जाएगा, यानी इसको उधर कर देंगे तो -2 कर देंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या में जब वृद्धि होती है वहां उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो उसे राइट हैंड साइड में ऑक्सीकरण संख्या की जब वृद्धि होती है लेफ्ट हैंड साइड की अपेक्षा, तो उसे हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। चाहे कह सकते हैं वह क्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन पृथक होता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। या कह सकते हैं ऋण विद्युती, यानी ऐसा पदार्थ जिसमें किसी पदार्थ के भी में भी ऑक्सीजन का योग ऑक्सीजन निगेटिव वाला होता है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ऋण विद्युती का योग होता है तथा हाइड्रोजन धन विद्युती है तो ऋण और धन दोनों होता है, लेकिन तो यहाँ पर धन से द्वारा दर्शाया जाएगा। इन धन विद्युती तत्व पृथक होता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर और ऑक्सीजन को जब आपस में अभिक्रिया कराए तो कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हुआ, यह अभिक्रिया उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग, इसके विपरीत है, यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हुआ है और हाइड्रोजन पृथक हुआ है, और इसके विपरीत सेम टू सेम इसमें होता है, इसमें हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन पृथक होता है, तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर कॉपर प्राप्त हो जाता है और H2O मिल जाता है। यहाँ पर देखिएगा कॉपर और ऑक्सीजन, तो कॉपर जो होता है हाइड्रोजन से नीचे स्थित होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, जिससे हाइड्रोजन कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित करके उसका स्वयं स्थान ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कॉपर बाहर हुआ और हाइड्रोजन का क्या हुआ, यहाँ पर योग हुआ है। तो वैसी अभिक्रिया जो होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। अब अगला हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे, देखिएगा यहाँ पर एक और चीज और भी मिलकर आती है कि जिसका उपचयन होता है उसे अपचायक कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, उपचयन को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं, तो जिनका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। यानी जिसका ऑक्सीकरण हुआ उसे अपचायक कहेंगे, और जिसका अपचयन हुआ उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। उसके विपरीत होता है, जिसका ऑक्सीकरण हुआ उसे अपचायक तथा जिसका अपचयन हुआ उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रिडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रिडॉक्स अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिडॉक्स अभिक्रिया। उसे हम लोग ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, उपचयन अपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, और रिडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका डेफिनेशन होता है, नाम से देख लीजिएगा, ऑक्सीकरण अपचयन, यानी कह सकते हैं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता हो तो उसे हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। तो डेफिनेशन इसका देखेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ होती है उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो कॉपर बाहर हो जाता है और हम लोग का जल प्राप्त हो जाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें ऑक्सीजन का क्या हुआ है, ऑक्सीजन का विस्थापन हुआ है, ऑक्सीजन का संयोग नहीं हुआ है, ऑक्सीजन का विस्थापन हुआ है, तो उसे हम लोग कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। यदि हाइड्रोजन का संयोग हुआ होता तो उसे हम लोग क्या कहते, अपचयन कहते। इसमें देखिएगा हाइड्रोजन के, इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ संयोग हुआ है, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का संयोग हुआ है तो उसे हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसमें ऑक्सीजन का जिसमें संयोग होता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन विस्थापन होता है उसे हम लोग कहते हैं अपचयन अभिक्रिया कहते हैं।
तो यह हम लोग था रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी इस अभिक्रिया हम देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, एक का ऑक्सीकरण हो रहा है तो एक का अपचयन हो रहा है। तो क्योंकि इसमें कॉपर में देख रहे हैं, कॉपर में से ऑक्सीजन विस्थापित हुआ, तो ऑक्सीकरण में जब विस्थापन होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। और जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है संक्षारण कोरोजन। इसका डेफिनेशन देखेंगे, जब कोई धातु, देखिएगा धातु यहाँ पर है, बेटा गया है, जब कोई धातु अपने आसपास की आर्द्रता यानी नमी या अम्ल या अन्य कोई रसायनज्ञों के माध्यम से प्रभावित होती है यानी नष्ट होती है, तो उसे हम लोग संक्षारण कहते हैं। संक्षारण नष्ट होना, नाम से दिख रहा है नष्ट होना, यानी कह सकते हैं जब कोई धातु नमी, ऑक्सीजन या किसी अन्य रसायनज्ञों के माध्यम से नष्ट होती है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कोरोजन यानी संक्षारण कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, लोहा देखते हैं नमी के कारण या कहीं खुले स्थानों पर जब रख देते हैं तो ऑक्सीकरण के कारण या अन्य किसी रसायनज्ञों के कारण लोहे पर देखते हैं जंग लग जाती है, वह जंग लोहे की धातु को नष्ट कर देता है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, वही हम लोग का संक्षारण कहलाती है। वो हम लोग का जो जंग लगता है वही नष्ट कर देता है लोहे को, और संक्षारण का वह एक एग्जाम्पल बन जाता है। और हम लोग देखेंगे उसका चांदी की परत, यानी चांदी का जो आभूषण होता है उस पर भी काली परत जम जाती है, या उसको पीतल देखेंगे, पीतल पर हरी परत बन जाती है। ये सब एग्जाम्पल होते हैं संक्षारण के ही। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत जमना इत्यादि इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब इसके रोकने का उपाय देखते हैं। घरों को जो लोहे होते हैं उसको हम लोग क्या कर देते हैं, पेंट करके भी रोक सकते हैं, या आयल या ग्रीस लगाकर भी रोक सकते हैं, या मिश्र धातु बना करके, या धातुओं की परत चढ़ा करके, जिसे हम लोग गैल्वेनीकरण के नाम से जानते हैं। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से किसी भी धातु को नष्ट होने से बचा सकते हैं। अब एक टॉपिक और रह गया, सबसे लास्ट टॉपिक बचा हुआ है विकृत गंधिता यानी रेंसिडिटी। जो विकृत गंधिता होता है, नाम से प्रसिद्ध है, नाम से भी दिख रहा है विकृत गंधिता, यानी लग रहा है कोई विकृति होगी, यानी कुछ सड़ेगा गलेगा और उसका गंधिता यानी गंध होगा, यानी विकृत गंधिता से साफ है किसी वस्तुओं में लग रहा गंध आएगी। तो उसका एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। खाद्य पदार्थों में, जो खाने वाले पदार्थ हैं, खादी वाला नहीं खाने वाला, खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल मतलब या वसा, तेल या वसा के धीमे ऑक्सीकरण से यानी उपचयन से उनके स्वाद तथा गंध का बदल जाना विकृत गंधिता कहलाता है। स्वाद में जब बदलाव आता है वही विकृत गंधिता कहलाता है। जैसे हम लोग पनीर को खुला छोड़ देने पर उसमें गंध आने लगती है। खाना खाते हो, खाने को गर्मी के दिनों में देखते हैं, सुबह का खाना यदि बना दिया जाए तो शाम तक जाने जाते महक आने लगती है, कुछ गंध आने लगती है, यानी वो विकृत गंधिता होती है। क्योंकि यार गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि उसका ऑक्सीकरण जो दर होता है बहुत फास्ट होती है, इसी कारण जो सुबह का खाना जो बनता है शाम तक जाते जाते उसमें गंध आने लगती है। अक्सर दाल में देखते होंगे, जब दाल में जल्दी से गंध इसलिए आ जाती है क्योंकि यदि प्याज की मात्रा उसमें रहेगी तब गंध जल्दी आ जाएगी, क्योंकि प्याज का जो होता है उसका ऑक्सीकरण बहुत जल्दी होता है। अब ठंडियों में अक्सर क्वेश्चन दिया जाता है कि ठंडियों की अपेक्षा गर्मियों के दिनों में खाना क्यों जल्दी से खराब हो जाता है, तो रीजन वही होता है कि जो गर्मियों के दिनों में जो ऑक्सीकरण का जो दर होता है बहुत तेजी से होती है, इसी कारण उसमें गंध आने लगती है गर्मियों के दिनों में जल्दी से, 4-5 घंटे बाद ही। अब देखते हैं कि इसे रोकने का उपाय, तो इसे रोकने का उपाय उसमें देखिएगा, फ्रिज में कोई चीज को क्या करते थे, फ्रिज में रख लेते थे तो गंध कम आती थी, आती नहीं थी, बहुत दिनों के बाद ही आती थी, कई घंटों 10 घंटा 20 घंटा 50 घंटा भी रख सकते हैं उसमें। जैसे पहला इसमें खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्र में रखना, वायुरोधी जहाँ पर वायु ना पहुंचे वहां पर रखने से आप लोगों का जो गंध है, विकृत गंधिता है, ऑक्सीकरण की जो दर है बहुत स्लो हो जाती है, समय 0 के मात्र में पहुंचे, 0 के आसपास में जब चली जाती है। इसी कारण यह
खाद्य पदार्थों को जब वायुरोधी पात्र में रखते हैं तो अधिक लंबे समय तक टिक जाते हैं। दूसरा है खाद्य पदार्थों जैसे आलू के चिप्स पैकिंग में रखते हैं। चिप्स जो देखे होंगे छोटे बच्चे ज्यादातर पसंद करते हैं, लड़कियां ज्यादातर पसंद करती हैं सब। तो वह जो होते हैं आलू के चिप्स जो पैकेट में फुला फुला देखते रहता है, उसमें क्या करते हैं, वायु को हटा करके उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। ध्यान दीजिएगा, आलू के चिप्स में नाइट्रोजन गैस रहती है, तो उसमें वायु को हटा करके उसमें क्या कर दिया जाता है, नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, जिससे नाइट्रोजन जो गैस होती है वह ऑक्सीकरण नहीं कर पाता है और आलू का चिप्स फ्रेश बचा रहता है। नमकीन के भी पैकेट में होता है। दूध को गर्म करके रखना, आप लोग देखते होंगे घरों पे जब दूध आता है तो 4-5 घंटे के लिए रख दिया जाता है, तो गर्म करके रखते हैं तो दूध फटता नहीं है। ये सब होते हैं विद्युत गंधता का डिफिनेशन और उसे रोकने का उपाय। और आज हमारे पहला चैप्टर समाप्त हुआ। और जो बच्चे इस चैनल पे न्यू है प्लीज उसको सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो हम लोग इस समय 9, 10 और कक्षा 12 का वीडियो पढ़ रहे हैं। तो आप लोग इस समय 10th का पढ़ रहे हैं, जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लिंक हमारा आपके पास पहुंच जाए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।